हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग मोनोकॉट स्टेम के एनाटॉमी का अध्ययन किए थे, यानी एक बीजपत्री तना के आंतरिक संरचना का अध्ययन किए थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम, यानी द्विबीजपत्री तना के आंतरिक संरचना के बारे में। तो द्विबीजपत्री तना का आंतरिक संरचना देखने के लिए पहले एक द्विबीजपत्री जो है तना जो है लेते हैं, उसका अनुप्रस्थ काटते हैं और उसे माइक्रोस्कोप में लगाकर देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी में कौन कौन सा लेयर नजर आता है, तो डाइकॉट स्टेम यानी द्विबीजपत्री तना का अनुप्रस्थ काटेंगे तो सबसे बाहर एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, इसके बाद हाइपोडर्मिस अधस्थ त्वचा, इसके बाद कॉर्टेक्स नजर आएगा तीसरा, उसके बाद इंडोडर्मिस जो वेवी होता है, फिर पेरिसाइकल, फिर वैस्कुलर बंडल जिसमें फ्लोएम है, कैम्बियम है, जाइलम है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, दो वैस्कुलर बंडल के जो है बीच में मेडुलरी रेस और सेंटर में पिथ या मेडुला। यानी मोनोकॉट स्टेम में हम लोग देखे थे कि हाइपोडर्मिस के बाद ग्राउंड टिश्यू था और वैस्कुलर बंडल उसमें बिखरा हुआ था, लेकिन यहाँ ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड है किसमें, कॉर्टेक्स में, इंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल में, पिथ और मेडुलरी रेस में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला लेयर हमारा है एपिडर्मिस। तो मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम के एपिडर्मिस में कोई अंतर नहीं है। तो एपिडर्मिस में देख लेंगे पोजीशन कहाँ है, तो पोजीशन आउटर मोस्ट सबसे बाहर, स्थान कहाँ है सबसे बाहर। टाइप ऑफ सेल पैरेन्काइमा, कोशिका का प्रकार कैसा है, मृदुतक है। शेप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की आकृति कैसा है, बैरल शेप्ड यानी पीपेनुमा। उसके बाद नंबर ऑफ लेयर्स, परतों की संख्या कितनी है, 1 या सिंगल यानी एक। और उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस, कोशिका के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा क्योंकि सेल कैसा है, बैरल शेप्ड पीपेनुमा। तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट यानी अंतःकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है। अब यहाँ क्यूटिकल पाया जाता है। स्टेम में बताया था कि रूट में क्यूटिकल नहीं होता है, स्टेम में क्यूटिकल होता है। तो एपिडर्मिस के बाहरी सतह पर क्यूटिकल पाया जाता है जो क्या है, वैक्सी लेयर है। और क्यूटिकल जो है ये जो है पाया जाता है। और हेयर्स जो है, स्टेम अगर हेयर्स होंगे तो हेयर कैसा होगा, एपिडर्मल हेयर जो है मल्टी सेलुलर होता है यानी बहुकोशिकीय होता है। फंक्शन क्या है, तो एपिडर्मिस जो है भीतरी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है और इस पर उपस्थित क्यूटिकल जो है वाटर लॉस से बचाता है। अगला परत देख लेते हैं हम लोग। अगला परत हमारा एपिडर्मिस के नीचे का हाइपोडर्मिस अधस्थ त्वचा। तो हाइपोडर्मिस जो है का पोजीशन हो गया बिलो एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस कहाँ अवस्थित है, तो एपिडर्मिस के नीचे है। टाइप ऑफ सेल यहाँ ध्यान देना है। अब टाइप ऑफ सेल यहाँ कैसा है, कॉलेनकाइमेटस है, ठीक है। स्थूल कोणोत्तक कहा जाता है। कोशिका का प्रकार कैसा है, स्थूल कोणोत्तक यानी सेल्स के कॉर्नर पर पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ का जमाव पाया जाता है। तो कॉलेनकाइमेटस है। शेप ऑफ सेल्स कैसा है, एलिप्टिकल है। गोल को दबा देंगे कैसा हो जाएगा, एलिप्सोइडल या एलिप्टिकल। तो कोशिकाओं की आकृति एलिप्टिकल है। नंबर ऑफ लेयर्स, परतों की संख्या कितनी होगी, 2 to 4 यानी 2 से 4 होती है। इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर पेक्टोसेलुलोज का जमाव पूरा हो गया है तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं भी होगा, और कहीं कहीं पेक्टोसेलुलोज का जमाव थोड़ा नहीं हुआ है तो इंटरसेलुलर स्पेस छोटा हो भी सकता है, होगा तो छोटा होगा। तो इंटरसेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट और एब्सेंट हो भी सकता है और नहीं भी। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये चूंकि जो है ये बाहरी भाग पर पेरिफेरल रीजन पर पाया जा रहा है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है स्टेम को, यानी तना को जो है यांत्रिक सहायता देता है, मजबूती देता है। अब हमारा अगला लेयर है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है हाइपोडर्मिस के नीचे का रीजन है। तो पहले था एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स का पोजीशन कहाँ है, बिलो द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स कहाँ पाया जाता है, तो हाइपोडर्मिस के सबसे निचले परत के नीचे। टाइप ऑफ सेल इसका कैसा है, पैरेन्काइमेटस है यानी मृदुतक से बना हुआ है। कोशिका का प्रकार कैसा है, मृदुतक है। शेप ऑफ सेल्स देख रहे हैं कैसा है, राउंड या ओवल। कोशिका की आकृति गोल या अंडाकार होती है।
नंबर ऑफ लेयर्स, परतों की संख्या कितनी है, तो बहुत सारा है तो सीधे लिख देंगे मैनी। नंबर ऑफ लेयर्स मैनी, यानी परतों की संख्या कई। इंटरसेलुलर स्पेस, गोली अंडाकार सेल है तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा ही होगा। तो कहता है कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, यानी अंतःकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। और फंक्शन क्या है इसका, तो इसका फंक्शन है फूड स्टोरेज, कार्य क्या है, भोजन को संचित करना। अब देख लेते हैं अगले लेयर को। अगला लेयर हमारा है इंडोडर्मिस। ये चौथा लेयर है, पहला एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस। तो इंडोडर्मिस का पोजीशन कहाँ है, तो देख रहे हैं कि कॉर्टेक्स का जो सबसे निचला परत है उसके नीचे पाया जाता है। तो पोजीशन हो गया बिलो द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के सबसे निचले परत के नीचे पाया जाता है। टाइप ऑफ सेल कैसा है, तो पैरेन्काइमा है, यानी कोशिका का प्रकार कैसा है, मृदुतक है। उसके बाद शेप ऑफ सेल्स देख रहे हैं कैसा है, बैरल शेप। बताया था कि एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस का सेल का शेप बिल्कुल सेम होता है, तो बैरल शेप यानी पीपे नुमा है। उसके बाद नंबर ऑफ लेयर 1, यानी परतों की संख्या कितनी है, एक ही है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, अंतःकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित, नहीं पाया जाता है। अब देखना है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, तो कहता है कि इंडोडर्मिस जो है ये सर्कुलर नहीं है, कैसा है, वेव ही होता है, वेव के तरह जो है, जहां वैस्कुलर बंडल है इसके ऊपर जो है उभार बनाता है और दो वैस्कुलर बंडल के बीच में धंसा रहता है। तो इंडोडर्मिस जो है वो वेव ही होता है, इसका पिकुलियर कैरेक्टर है, यानी आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। उसके बाद फंक्शन कहता है गिव्स बाउंड्री टू द स्टील, यानी स्टीलर रीजन को जो है ये घेरा प्रदान करता है, यानी बाउंड्री प्रदान करता है। अब जान लेते हैं अगले परत के बारे में। अगला परत जो हमारा है वो है पेरीसाइकल। तो ये पांचवा लेयर है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल। तो पेरीसाइकल जो है इसको कहता है कि पोजीशन कहाँ है, तो पेरीसाइकल का पोजीशन जो है वो इंडोडर्मिस के नीचे है, इंडोडर्मिस के नीचे है। उसके बाद पोजीशन बिलो इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के नीचे यानी अंतः त्वचा के नीचे। टाइप ऑफ सेल स्क्लेरेन्काइमा, यानी यहाँ कोशिका का प्रकार कैसा हो गया, दृढ़ उत्तक, यानी दृढ़ोत्तक है। तो ये इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इससे हम लोग पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन का कैरेक्टर है ये कि इसका पेरीसाइकिल कैसा है, तो स्क्लेरेन्काइमेटस है, यानी दृढ़ोत्तक से बना हुआ है। और उसके बाद जो है कहता है शेप ऑफ सेल, कोशिकाओं की आकृति हेक्सागोनल, षटकोणीय है। नंबर ऑफ लेयर्स, परतों की संख्या मैनी, यानी बहुत सारा परत है। पेरीसाइकिल रूट के केस में देखे थे, पेरीसाइकिल जो है वो सिंगल लेयर का था जनरली, मोनोकॉट स्टेम में पेरीसाइकिल था ही नहीं, और डाइकॉट स्टेम में जो पेरीसाइकिल है ये कई परतों से बना हुआ है। तो नंबर ऑफ लेयर्स मैनी, बहुत सारे परत हैं। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, अंतःकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है, क्योंकि सेल कैसा है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल होगा तो बीच में कोई जगह नहीं बचेगा। और एक चीज जानना है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी पूरा गोलाकार रिंग नहीं बनाता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी जितना दूर वैस्कुलर बंडल है इसके ऊपर होगा और फिर नहीं होगा, फिर जितना दूर वैस्कुलर बंडल होगा इसके ऊपर होगा, फिर नहीं होगा, यानी ये पूरा गोलाई में सर्कुलर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी टूटा हुआ होता है। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अगला हमारा जो है वो है वैस्कुलर बंडल। तो देख रहे हैं कि पेरीसाइकिल के नीचे, जहां जहां पेरीसाइकिल है उसके नीचे वैस्कुलर बंडल पाया जा रहा है। तो वैस्कुलर बंडल हिंदी में संवहन पुल कहा जाता है। इसका पोजीशन कहाँ है, बिलो पेरीसाइकिल, ठीक, जहां पेरीसाइकिल है उसके नीचे है। तो बिलो पेरीसाइकिल यानी पेरीसाइकिल के सबसे निचले परत के नीचे या पेरीसाइकिल के नीचे। टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल कैसा है, तो कंजवाइंट, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल एंड ओपन टाइप। कंजवाइंट मतलब एक ही वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम भी है और जाइलम भी है। कोलेट्रल है, अगल बगल है, ठीक है। बाइकोलेट्रल में क्या होगा, जस्ट इसका एक मिरर इमेज भी बन जाएगा, यानी बीच में जाइलम रहेगा, दोनों तरफ कैम्बियम रहेगा, उसके दोनों तरफ फ्लोएम रहेगा। बाइकोलेट्रल में क्या होगा कि दोनों तरफ फ्लोएम है, उसके बाद फिर कैम्बियम है और बीच में जाइलम। तो सेंटर में जाइलम हो गया, इसके दोनों तरफ कैम्बियम हो गया, दोनों तरफ फ्लोएम हो गया।
और जनरली जो कोलेट्रल है उसमें क्या होगा, फ्लोएम होगा, फिर कैम्बियम होगा, तब जाइलम होगा। तो कोलेट्रल होगा तो फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम है, और अगर बाइकोलेट्रल है तो दोनों तरफ फ्लोएम है, उसके अंदर के तरफ दोनों तरफ कैम्बियम है और सेंटर में जाइलम है। तो वेस्कुलर बंडल कोलेट्रल या बाइकोलेट्रल हो सकता है। और ओपन टाइप है, ओपन टाइप है कहने का मतलब है कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में हम लोग देखे थे कि वेस्कुलर बंडल कैसा था, क्लोज टाइप था, क्योंकि वहां कैम्बियम नहीं था, वहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। यहाँ कैम्बियम पाया जा रहा है, इसलिए डाइकॉट जो है स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अब आ जाएंगे शेप ऑफ वेस्कुलर बंडल। शेप ऑफ वेस्कुलर बंडल देखना कैसा है, थोड़ा इलोंगेटेड है, एकदम राउंड नहीं है, कैसा है, थोड़ा इलोंगेटेड है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में लगभग जो है ऑलमोस्ट राउंड था। यहाँ जो है कैसा है, थोड़ा इलोंगेटेड है। उसके बाद कहता है साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल। साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल ऑलमोस्ट ऑल इक्वल, यानी लगभग सभी जो है समान आकार के होते हैं, जबकि मोनोकॉट स्टेम में हम लोग देखे थे कि सेंटर में जो होगा वो साइज में बड़ा होगा, जैसे जैसे पेरीफेरी की तरफ जाएंगे उसका साइज घटते जाता है। यहाँ लगभग सभी वेस्कुलर बंडल समान आकार के होते हैं। तो साइज जो है कहता है कि ऑल इक्वल, सभी जो है समान आकार के होते हैं। अरेंजमेंट कैसा है, तो अरेंजमेंट स्कैटर्ड नहीं है, कैसा है, रिंग में, गोलाई में सजा हुआ है। तो कहता है एनुलर अरेंजमेंट है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में जो है वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड था, किसमें, ग्राउंड टिश्यू में। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एनुलर अरेंजमेंट है, रिंग में सजा हुआ है। जाइलम जो है एंडार्च है, तो सारे स्टेम में जाइलम एंडार्च होता है, यानी मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। मेटाजाइलम कहाँ है, परिधि की ओर है, और प्रोटोजाइलम कहाँ है, केंद्र की ओर है। तो जाइलम एंडार्च हो गया। और फंक्शन तो जानते हैं कि जाइलम, इसका वेस्कुलर बंडल का फंक्शन क्या है, तो कंडक्शन ऑफ मटेरियल्स। जाइलम जो है वो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स यानी पानी और घुले हुए लवणों का संवहन करता है, और फ्लोएम जो है वो फूड यानी भोजन का संवहन यानी ट्रांसलोकेशन करता है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग पिथ या मेडुला। तो वेस्कुलर बंडल देखे, उसके बाद देख रहे हैं कि सेंटर का जो पार्ट जो है वो है क्या है, पिथ या मेडुला है। तो पिथ या मेडुला का पोजीशन कहाँ हो जाएगा, इन द सेंटर, केंद्र में पाया जाता है। स्थान इसका कहाँ है, केंद्र में। टाइप ऑफ सेल पैरेन्काइमेटस, कोशिकाओं का प्रकार कैसा है, मृदुतक है। शेप ऑफ सेल्स राउंड और ओवल, कोशिकाओं की आकृति कैसा है, तो गोल या अंडाकार है। और गोल या अंडाकार होगा तो इंटरसेलुलर स्पेस तो होगा ही, तो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट यानी अंतःकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। नंबर ऑफ लेयर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये परतों में सजा हुआ नहीं रहता है। और फंक्शन क्या है इसका, तो फूड स्टोरेज, भोजन का संचय करना। अब जान लेते हैं मेडुलरी रेज या पिथ रेज के बारे में। तभी हम लोग देखें कि सेंटर में पिथ या मेडुला है, इससे रेज के तरह जो है लगेगा कि निकल कर जो है वेस्कुलर बंडल के बीच में सेल जो है फैला हुआ है, और इसीलिए इसको मेडुलरी रेज या पिथ रेज कहते हैं। देख रहे हैं, दो पेरिसाइकिल और दो वेस्कुलर बंडल के बीच का जो पोर्शन है ये मेडुलरी रेज या पिथ रेज कहलाता है। तो पोजीशन कहाँ हो गया, इन बिटवीन पेरिसाइकिल एंड टू वेस्कुलर बंडल्स, पेरिसाइकिल के बीच में या दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, यानी दोनों के बीच में है, दो पेरिसाइकिल और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है। उसके बाद कहता है टाइप ऑफ सेल कैसा है, तो पैरेन्काइमेटस है, यानी कोशिकाओं का प्रकार कैसा है, मृदुतक है। शेप ऑफ सेल कैसा है, राउंड या ओवल, राउंड और ओवल यानी गोलिया अंडाकार है। और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, उपस्थित है। और फंक्शन क्या है, तो रेडियल कंडक्शन ऑफ मटेरियल्स यानी पदार्थों का त्रिज्यीय संवहन, यानी यह जो है फ्लोएम से और जाइलम से जो है, फ्लोएम से भोजन और जाइलम से पानी को लेकर त्रिज्यीय रूप से इसका संवहन करता है बाहर की तरफ और सेंटर की ओर। तो इसका फंक्शन हो गया रेडियली कंडक्शन ऑफ मटेरियल्स यानी पदार्थों का त्रिज्यीय संवहन। तो हम लोग देखें कि ये जो है, जो डाइकॉट स्टेम यानी द्विबीजपत्री जो तना है, इसमें बहुत सारे लेयर्स थे। मोनोकॉट स्टेम में नहीं था, 4 ही जो है लेयर था। यहाँ जो है बहुत सारे लेयर्स हैं, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, इंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल है, पिथ है और मेडुलरी रेज है। जबकि मोनोकॉट स्टेम में एपिडर्मिस था, हाइपोडर्मिस था, ग्राउंड टिश्यू था और वेस्कुलर बंडल था, 4 ही भाग था। तो ये सारा स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, सबका डिस्क्रिप्शन देख लिए। तो ये हो गया पूरा डिस्क्रिप्शन किसका, डाइकॉट स्टेम के आंतरिक संरचना का, इंटरनल स्ट्रक्चर का।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।